नमस्कार, मैं रविश कुमार। किसान आंदोलन को कवर करने के लिए केवल किसानों को जानना जरूरी नहीं है, कीलों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, कटीली तारों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, रेहाना के बारे में भी जानना जरूरी है। कसमों में श्रेष्ठ कसम, विद्या कसम खाकर कहता हूं, मैं रेहाना के बारे में नहीं जानता था। हम तो रेहाना सुल्तान को जानते थे, जो इलाहाबाद की रहने वाली थी, जिन्हें 1970 की दस्तक फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इस फिल्म के लिए मजरूह सुल्तानपुरी ने कमाल की एक गजल लिखी है। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। आप YouTube में सुनिएगा, इसकी एक और पंक्ति है। मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। जल्दी ही समझ में आ गया कि जिस रियाना के कारण अपनी रेहाना का ख्याल आया, वो दुनिया की बड़ी पॉप स्टार हैं। 8 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं और उनका नाम रेहाना नहीं, रियाना है। अंग्रेजी नाम के कारण उर्दू में भटक गया। रियाना ने किसान आंदोलन पर छपी CNN की एक रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया और सिर्फ इतना लिख दिया कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक पॉप स्टार के इतने से कमेंट से भूचाल आ गया। ट्विटर पर महापंचायत छिड़ गई। हम आगे जींद महापंचायत की बात करेंगे, लेकिन इस ग्लोबल महापंचायत को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। रियाना के पहले से भी अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के कई सांसद बोल चुके हैं, लेकिन रियाना के ट्वीट के आगे पीछे कई लोगों के और भी बयान आने लगे। इंडियन कैनेडियन कॉमेडियन और आर्टिस्ट लिली सिंह, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से जुड़े कई नाम जैसे ग्रेटा थनबर्ग, वेनेसा नकाते, एलिजाबेथ वातोहुती, इन सब ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया। कैलिफोर्निया से अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव जिम कोसिटा, अमेरिकी अभिनेता जॉन क्यूसेक और ब्लॉगर अमेंडा सेर्नी ने भी ट्वीट किया है। ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन और प्रेस की आजादी को लेकर बहस हो सकती है। लेबर और कंजर्वेटिव सांसदों ने भी इस पर चलाई गई एक याचिका को सपोर्ट किया है। रियाना है, रेहाना नहीं। रेहाना होती तो पक्का FIR हो गई होती। खूब ट्रोल किया जा रहा है रियाना को, उनके निजी रिश्तों को खंगाला जा रहा है। भाषा तो आप जानते ही हैं, जैसी हिंदी में थी अब इंग्लिश में हो चुकी है। वैसे रियाना को लोग हिंदी में भी गालियां दे रहे हैं। गाली देने से तो भारत की ग्लोबल छवि खराब नहीं होती होगी, आप समझ रहे हैं। अच्छा है रियाना हिंदी नहीं समझती हैं। लोग रियाना को बता रहे हैं कि तुम जानती नहीं हो किन के बारे में बोल रही हो, ये आतंकवादी हैं। बताइए, अपने ही किसान को आतंकवादी बताकर भाई लोग भारत की ग्लोबल छवि ठीक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यह भारत का आंतरिक मामला है, मत बोलो। लेकिन पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद रियाना से भारत के आंतरिक मामले में बहस करना चाहते हैं। मनोज तिवारी ने रियाना को एक वीडियो टैग कर ट्वीट कर दिया है कि इस पर बात क्यों नहीं होती है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे किसान पुलिस पर हमला कर रहे हैं, लाल किला पर हमला कर रहे हैं। आप ही बताइए, क्या मनोज तिवारी रियाना को भारत के आंतरिक मामलों की जानकारी नहीं दे रहे हैं? इसी चपेट में जलवायु कार्यकर्ता मणिपुर की 9 साल की लिसिप्रिया कंगुजम भी आ गई हैं। उन्हें भी किसान आंदोलन का सपोर्ट करने के लिए काफी ट्रोल किया जा रहा है, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। बहरहाल ट्विटर पर रियाना के 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भी 6.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। रियाना इतिहास की सबसे बड़ी गायिकाओं में से एक है, जिनके एल्बम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 32 साल की उम्र में ही 5.5 करोड़ एल्बम बिक चुके थे। लगता है रियाना भी अपने गीतों में अनाज उगाती हैं। गारफील्ड सोबर्स और गॉर्डन ग्रीनीज का नाम तो आपने सुना ही होगा क्रिकेट में। उसी बारबाडोस की रहने वाली हैं रियाना। एक अमेरिकी प्रोड्यूसर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और अपने देश में ले आए। रियाना अरबों कमाती हैं और लाखों दान देती हैं। कोरोना वायरस के लिए $8 मिलियन दान कर दिया। रियाना ने म्यांमार में तख्ता पलट और नाइजीरिया में तानाशाही की हिंसा का विरोध किया है और सूडान में तानाशाही के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन का समर्थन किया है। अमेरिका में जब ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में आंदोलन चला तो खुलकर बोलती रही। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने भी ट्वीट कर दिया है और किसान आंदोलन की तस्वीरों के साथ लिखा है कि यह संयोग की बात नहीं है
कि एक महीना पहले दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर हमला हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हम सभी को भारत में हो रहे इंटरनेट शटडाउन और किसानों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले पैरामिलिट्री बल का विरोध करना चाहिए। उग्र राष्ट्रवाद भारत या किसी भी और देश में उतनी ही ताकतवर शक्ति होती है जितनी कि अमेरिका में, तो वो अमेरिका की भी आलोचना कर रही हैं। ये तभी रुकेगा जब तक हम इस सच्चाई को नहीं स्वीकारते कि फांसीवादी तानाशाह कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसके लिए लोगों को संगठित और एकजुट होना होगा। आप किस भारतीय कलाकार को जानते हैं जो सूडान, नाइजीरिया, म्यांमार में तानाशाही के खिलाफ बोलते हैं? क्या उन्हें किसी ने दूसरे देश के भीतरी मामलों में बोलने से मना किया है? कहीं भी तानाशाही हो, उसके खिलाफ हर देश के नागरिक को बोलना चाहिए। अब रियाना का ट्वीट आया तो उसके खिलाफ भारतीय फिल्म कलाकारों के ट्वीट आने लगे कि हमें एकजुट रहना है, हमें बंटना नहीं है। लेकिन 2 महीने से किसान आंदोलन पर हैं, उन फिल्म स्टारों के ट्वीट नहीं आए। क्या किसी के कहने पर रियाना के ट्वीट का जवाब दिया जा रहा है, या सचमुच उनकी अंतरात्मा ने कहा कि वो किसानों को छोड़कर रियाना के ट्वीट के खिलाफ एकजुट नजर आना चाहते हैं? बैरिकेड के नाम पर कीलें बिछाकर भारत दुनिया के सामने और अपने नागरिकों के सामने अपनी कैसी छवि पेश कर रहा है? क्या सरकार को इस बात की चिंता नहीं कि किसानों के मन में इन कीलों और कटीली तारों को देखकर क्या छवि बनेगी? किसान आंदोलन तक जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हम आगे दिखाएंगे कि कैसे पत्रकारों को कई किलोमीटर पैदल चलकर धरना स्थल जाना पड़ रहा है। आंदोलन के भीतर पानी नहीं है, ना नहाने के लिए, ना शौच के लिए, इंटरनेट बंद है। इन तस्वीरों से भारत की कैसी छवि बनेगी भारत में और भारत के बाहर? भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आ गई है। विदेश मंत्रालय कवर करने वाले पत्रकार हैरान हैं कि विदेश मंत्रालय कब से किसी व्यक्ति के कमेंट पर बयान जारी करने लगा है। क्या रियाना के ट्वीट से भारत सरकार के भीतर हलचल मच गई है कि एक पॉप स्टार के लिए बयान जारी करना पड़ा? आईटी सेल के लिए यह दुख की बात होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने लंबा बयान जारी कर बताया है कि कैसे कृषि कानून संसद में बहस के बाद पास हुआ। किसानों का छोटा सा ही समूह इससे ऐतराज करता है। सरकार उनसे बातचीत कर रही है। इस कानून को स्थगित करने की पेशकश तक की गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व इन प्रदर्शनों पर अपना एजेंडा थोप रहे हैं, जिसका नजारा 26 जनवरी को देखने को मिला। इन्हीं में से कुछ समूह भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तत्वों के उकसावे में आकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ अभद्रता भी की गई, जो भारत और किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत बेचैन करने वाली बात है। विदेश मंत्रालय इसी जवाब में कहता है कि हम चाहते हैं कि इन प्रदर्शनों को भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और राजनीति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों पर कमेंट करने से पहले तथ्यों को जांच परख लेना चाहिए। किसी सेलिब्रिटी का इस तरह से बोलना ना तो सही है, ना शोभा देता है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में हैशटैग का इस्तेमाल किया है, हैशटैग इंडिया टुगेदर और हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। विदेश मंत्रालय को हैशटैग लगाने से बचना चाहिए। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का विदेश मंत्रालय न्यूज चैनल की तरह नहीं दिखना चाहिए, अंतर होना चाहिए। रियाना के कमेंट पर आंतरिक मामलों की बात करने वालों के लिए एक छोटा सा फ्लैशबैक है। 29 अक्टूबर 2019 के दिन श्रीनगर में काली कारों का यह काफिला देखकर कई लोग चौंक गए। भारत के विपक्षी दलों के सांसदों को श्रीनगर एयरपोर्ट से लौटा दिया गया, अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन यूरोपीय संघ के ये सांसद कश्मीर का दौरा करने कैसे आ गए? पत्रकार पता करने लगे कि कश्मीर का यह दौरा किसकी सहमति से तय हुआ है। पता चला कि अनौपचारिक है और एक इंटरनेशनल ब्रोकर मादी शर्मा के एनजीओ के बुलावे पर आए हैं। ये सभी किसी बड़ी पार्टी के सांसद नहीं थे। यूरोपियन संघ में धुर दक्षिणपंथी सांसदों के छोटे से समूह का हिस्सा थे। कोई बताए कि भारत के आंतरिक मामले में यूरोपीय संघ के सांसदों को सैर कराने की अंदरूनी योजना किसकी थी, या इस योजना को बाहरी तत्वों ने अंजाम दिया था? दुनिया के कई देशों में भारतीय दूतावास के बाहर पंजाब के किसानों के समर्थन में प्रदर्शन हुए हैं। जब बाहर रहने वाले भारतीयों को जमा कर राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन ठीक है, तो उन्हीं भारतीयों का राजनीतिक प्रदर्शन करना क्यों ठीक नहीं है?
इस परंपरा की बुनियाद किसने डाली थी? अब हम बाहर के देशों में रहने वाले दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी दोनों आंखें बंद कर लें, क्योंकि हम आंतरिक मामलों पर बात करने जा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से रिपोर्ट करना कितना मुश्किल हो गया है, यह विषय सिर्फ आंतरिक भारत के लिए है। सौरभ शुक्ला को सिंघू बॉर्डर जाकर रिपोर्ट करने और वहां से लौटने में आज 13 किलोमीटर पैदल चलने पड़े हैं। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं। ये पहला बैरिकेड है जो दिल्ली की तरफ से लगाया गया है। यहाँ से आगे जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। देखिए, ये मोटरसाइकिल से है, इनको भी जाने नहीं दिया जाएगा। इनको यहाँ से बोल दिया गया है कि आप वापस चले जाइए, यू टर्न ले लीजिए। मीडिया को भी अंदर अलाउ किया गया है, वो भी गाड़ियाँ यहाँ पर रोक ली जाती हैं मीडिया की। यहाँ गाड़ी खड़ी करके हम लोग अपना आई कार्ड दिखा करके इस तरीके से अंदर जाते हैं। मीडिया को आई कार्ड दिखाकर जाने के लिए अलाउ किया गया है। हमें 4 किलोमीटर जाने के बाद गांव के अंदर से जाना पड़ता है प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचने के लिए, अंदर अंदर गलियों से। दिल्ली पुलिस ने पूरे सिंघू बॉर्डर को कुल 4 जोन में बांट रखा है। यहां से सिर्फ पुलिस वाले और मीडिया कर्मी ही अंदर जा सकते हैं। रास्ते में हमें आसपास के तमाम गांव वाले मिले जो 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर काम पर जा रहे थे। आप सर कहाँ रहते हैं? मैं सिंघू गांव में रहता हूँ। सिंघू गांव में रहते हैं, ड्यूटी जा रहे हैं? हाँ जी सर। सर कितना पैदल चलना पड़ रहा है आप लोगों को? मान के चलिए कम से कम 3-4 किलोमीटर तो जाना ही पड़ता पैदल डेली। मैं भी सर 7-8 किलोमीटर आता हूँ, टीडीआई से आता हूँ। 8 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं हाँ, ड्यूटी सर। जाने के लिए? ड्यूटी जा रहा हूँ सर दिल्ली। और अगला बैरिकेड जो लगभग है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जोन 1 है, वो जोन 2 बताया जाता है। लेकिन 2 दिन से पुलिस द्वारा लगाई गई कीलों को दिखा रहे मीडिया कर्मियों को अगले बैरिकेड से आगे जाने पर रोक लगा दी गई है। क्या एंट्री मना है? एंट्री मना है? हम लोग मीडिया को तो जाने देते हैं पैदल। मीडिया को मना कर रखा है। लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है प्रोटेस्ट साइट, वहां तक किसी को जाने की अनुमति नहीं है। यानी अगर मीडिया को पुलिस की तैयारियां और लोहे के कांटे दिखाने हैं तो उसकी मनाही है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने हमें रोक दिया है। तो जो तमाम बगल में खेतों के रास्ते हम लोग अंदर जाएंगे लगभग 4 से 5 किलोमीटर चल करके, और यहाँ पर भी ऐसी लोहे की तारें लगा दी गई हैं जिनको उठा करके हम लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और रोज ऐसे ही जो तस्वीरें दिखाने के लिए अंदर घुसते हैं हम लोग। अब हम खेतों से होकर के सिंघू गांव आ गए हैं। यहाँ पर बीच बीच में पुलिस की तैनाती भी की गई है कि अगर कोई किसान आता दिखे तो उसको भी रोक दिया जाए। खेतों से होते हुए 2.5 किलोमीटर लगभग अब हरियाणा की सीमा में पहुंच चुके हैं। ये एमसीडी का टोल नाका है जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, और यहाँ से अभी हरियाणा की सीमा शुरू हो गई है और यहाँ से कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हो जाता है। इन पतले रास्तों में घूम घूम कर गाँव वाले भी दिल्ली पहुंचने की कोशिश करते नजर आए। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया है, सोनीपत इलाका, और यहाँ से लगभग गलियों पर चलते चलते अंदर ही अंदर तमाम इंडस्ट्रियल एरिया है, उससे गलियों से होते हुए हम प्रोटेस्ट साइट तक पहुँचेंगे। हम किसी तरह अंदर फैक्ट्रियों के बीच से उस बैरिकेड तक पहुंचे जहां से किसानों का आंदोलन चल रहा है। तस्वीरें कुछ ऐसी थीं कि रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस एक कांटों की दीवार बनाने के बाद एक नई दीवार बनाने के लिए नेशनल हाईवे को क्रेन से खोद रही थी। नुकीले करके लोहे के सरिये भी किसानों की तरफ लगा दिए गए हैं। हमें लगा कि हम दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर की बजाय किसी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर आ गए हों। लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं, और ये देखिए पूरी कंक्रीट की दीवार बना दी गई है और उसके ऊपर कांटे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है और खुदाई की जा रही है, और खुदाई करके ये देखिए ये कागज से और ये जो कपड़े से ढके गए हैं, ये लोहे के सूजे हैं जिसको ढक दिया गया है। और एक और जो है सड़क की खुदाई की जा रही है, और इसके आगे एक और दीवार बनाई जाएगी। देखिए कंक्रीट की दीवार बना दी गई है। अगर आपको यहाँ पर महसूस ये होता है कि किस चीज़ की तैयारी की जा रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। सोचिए ये हाईवे है जिसको खोदा जा रहा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जिसको खोदा जा रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये दीवार टूटनी चाहिए थी,
ये दीवार अविश्वास की दीवार टूटनी चाहिए थी, लेकिन ना कहीं इन दीवारों पर और कांटे लगा करके, ये लोहे के सरिये लगा करके इस दीवार को और गहरा कर दिया गया है और ज़्यादा खाई है वो बड़ी कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि खाई पटनी चाहिए थी और खाई पटनी चाहिए थी विश्वास से। ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए वापस हमें अंदर से 6 किलोमीटर चलकर दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि किसानों के आंदोलन में इंटरनेट बंद है। सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मंगलवार को हमारे सहयोगी परिमल कुमार को 10 किलोमीटर दूर जाकर अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ी। मोहम्मद गजाली आज हरियाणा के जींद में थे, वहां महापंचायत बुलाई गई थी। मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद जींद के कंडाला की यह महापंचायत ने किसान आंदोलन में नई जान डाल दी है। किसानों की पंचायतों में जुट रही भीड़ किसान नेताओं का मनोबल बढ़ा रही है कि अब कानून वापसी मुमकिन है। इसी के साथ अरसे बाद किसानों की पंचायत की वापसी हो रही है। उनकी भूमिका काफी कमजोर हो चुकी थी। अक्सर ऐसी पंचायतों को किसी बिरादरी से जोड़ा जाता था, लेकिन इनमें सभी समाज के किसान और नेता हैं। सबका बैनर और पहचान एक ही है, किसान की पहचान का बैनर। किसान आंदोलन को गैर राजनीतिक नेतृत्व और आधार देने के लिए इन महापंचायतों के पास जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा था। किसान इन महापंचायतों के जरिए याद दिला रहे हैं कि वे अपनी पुरानी ताकत को पहचानने लगे हैं। यहां भीड़ काफी हो गई। राकेश टिकैत जहां भी जा रहे हैं, लोग उन्हें घेर ले रहे हैं। उनके अड़ जाने से लगता है कि किसानों का मनोबल वापस आया है। इतना ज्यादा घेर लिए जा रहे हैं कि जिस मंच पर बैठे थे वो मंच ही गिर गया। यह राकेश टिकैत से ज्यादा किसानों के मनोबल की वापसी का संकेत है। हर महापंचायत में राकेश टिकैत की मांग बढ़ गई है। कंडेला महापंचायत में मांग की गई कि तीनों कानून रद्द किए जाएं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो और किसानों का कर्जा माफ हो। 26 जनवरी को पकड़े गए आदमी और ट्रैक्टरों को रिहा किया जाए, मुकदमे वापस लिए जाएं। कंडेला गांव का अपना राजनीतिक महत्व है। यहां पर फरवरी 2000 में बिजली बिल माफी को लेकर बड़ा आंदोलन चला। ओम प्रकाश चौटाला ने पूरी माफी का वादा कर चुनाव जीत लिया और जीतने के बाद पूरी माफी नहीं की। खूब धरना प्रदर्शन हुआ और पुलिस की गोली से 9 किसानों की मौत हो गई। इसके विरोध में 18 साल तक इस गांव के लोगों ने ओम प्रकाश चौटाला को कंडाला में नहीं आने दिया। अभय सिंह चौटाला ने जनवरी 2019 में उनकी मौत के लिए माफी मांगी थी, किसानों की मौत के लिए। 2018 में दुष्यंत चौटाला ने जब अलग पार्टी बनाई, तब जाकर उन्हें इस गांव में आने दिया गया था। किसान पंचायत तो सिर्फ एक किसानों के, उसमें अपने अपने संगठन हैं। खाप पंचायत तो सामाजिक, उसमें जो काम है उसमें भी हिस्सा लेती है। भाई किसी का आपस में रौड़ा हो जाए, भाई बहू छोरी का है और किसी का है, लेकिन ये खाप पंचायत वाले भी सारे किसान हैं। तो किसान खाप पंचायतों ने, उत्तरी भारत की खाप पंचायतों का मैं राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ और कंडेला खाप का प्रधान भी हूँ, तो सारी खाप पंचायतों ने समर्थन कर दिया। हरियाणा के किस किस संगठन से लोग यहाँ आ रहे हैं? यहाँ से जो हरियाणा के चाहे 50 संगठन हो, चाहे 20 संगठन हो, सभी आएंगे और जो संयुक्त मोर्चा है उसके लोग भी आएंगे। किसी एक जाति, धर्म, तबका, किसी एक का ये पंचायत नहीं है? नहीं, ये 36 बिरादरी की पंचायत है। हमारे तो 36 बिरादरी चंदा देती है। जैसे हमने 200 रुपए किला लगाया है, 36 बिरादरी ने दिया है। जो हमारे कंडेला खाप में 36 बिरादरी के लोग वहाँ धरने पे बैठे हैं। 36 बिरादरी के सभी खापों में भी और सभी किसानों में भी सभी जाते हैं। मुख्य काम जो खाप पंचायत हो, सामाजिक ताने बांधने के लिए गठित की गई थी और आज भी काफी खापों का बहुत ज्यादा योगदान है। और जैसे अब ये किसान आंदोलन है, इसमें चले हैं, इसमें भी पूरे हरियाणा की जो खाप पंचायत है भरपूर तौर पर किसान आंदोलन के साथ आज खड़ी है। तो क्या खाप जो होती है किसी एक गोत्र या कास्ट की होती है या गांव में ही बनी होती है किसी, इसके बारे में बताएं। नहीं, गोत्र के अनुसार भी होती है और कई 12, 6 गामा, उसमें सभी जाति के जो गांव में बसने वाले लोग हैं वो सभी उस खाप के अधीन, उनकी सहमति से बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी सहमति से बनती है। महापंचायत जो आप कर रहे हैं, इस महापंचायत को क्या कहा जाए? अगर सरल शब्दों में समझाना चाहे, महापंचायत किसे कहते हैं? महापंचायत एक तो पंचायत होती है, वो एक महापंचायत होती है तो उसका आकार बहुत बड़ा होता है।
दूर दराज की खपे, दूर दराज के जैसे किसान आंदोलन के लोग नेता, उसको महा का नाम दिया जाता है, यानी बहुत बड़ी पंचायत इसको माना जाता है। गोदी मीडिया के जमाने में अब हर आंदोलन अपना मीडिया लेकर चलने लगा है। मोहम्मद गजाली अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि कंडेला खाप का अपना आईटी सेल है। किस तरह से पंचायत की खबरों का प्रसारण किया जा रहा है। ये आईटी सेल क्यों बनाई गई है? ये आईटी सेल इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो किसान आंदोलन के चलते अभी गवर्नमेंट ने 5-6 दिन से नेट बंद कर दिया है। जो ये अभी राकेश टिकैत जी हमारे नेता यहाँ पे आ रहे हैं, उनका मैसेज कन्वे करने के लिए लोगों को इंटरनेट नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो हम लोगों ने अपनी एक आईटी सेल बनाई है ताकि इस प्रोग्राम और मैसेज को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाया जा सके। इसी के लिए हम लोगों ने आईटी सेल का अभी गठन किया है। तो कैसे भेजेंगे यहाँ से, कैसे आप लोग मैसेज भेजेंगे? अभी हम लोग जो भी प्रोग्राम होगा यहाँ पे उसको पूरा रिकॉर्ड करेंगे और हमने अपने ऑफिस के अंदर वाईफाई का अरेंजमेंट किया हुआ है। वहाँ जाके हम लोगों ने कंडेला खाप आईटी सेल का एक फेसबुक पेज क्रिएट किया हुआ है। सारी न्यूज हम लोग उसके ऊपर अपलोड करेंगे ताकि लोग उसको फॉलो करके जितना भी प्रोग्राम का यहाँ से मैसेज है वो कन्वे कर सकें। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में महिला किसान 2 महीने से धरने में शामिल हैं। इसका असर यह हुआ है कि पश्चिम यूपी से लेकर हरियाणा की महापंचायतों में महिलाओं की भागीदारी दिखने लगी है। इस आंदोलन ने महिला किसानों को नई राजनीतिक पहचान भी दी है। किसान आंदोलन में कितने दिन से आप साथ हैं? और आप पहले दिन से जी, पहले दिन से यहाँ। हाँ। और कभी आप सिंघू या टिकरी बॉर्डर भी गई हैं? वहाँ से गए नहीं जी यार, जो आंदोलन है यहाँ कभी भी हो वहाँ जाना जरूर। ठीक है। और जी 3 कानूनों के खिलाफ है जी, हमारे वापिस होने चाहिए। हम लोग कुछ नहीं चाहिए। मारे जवान भी मारे, किसान भी मारे हैं, जवान भी मारे, मारे से पैदा हो रहे हैं जी। और यहाँ जो आज महापंचायत हुई है, हाँ। राकेश टिकैत को भी आपने सुना होगा। हाँ जी। आज की महापंचायत से क्या बातें आप सुन के आज जा रही हैं? बढ़िया दिए जी संदेश। क्या संदेश दिया? है जो भी हमारे कानून है वापिस होने चाहिए। बिजली अब खंबे बाहर लगा रखे हैं जी, मीटर जितने जी करे इतने ठोक देते हैं जी। कहाँ से दे वापिस नहीं होंगे जी, हम पुठे नहीं हटाएंगे। हम तो जी गोली खाने को लिए तैयार। हाँ जी, कह दियो जी सरकार मोदी ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की सीमाओं पर की जा रही किलेबंदी की आलोचना की है। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की हिंसा के मामले में फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू और जुगराज सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। क्या 26 जनवरी के बाद कुछ किसान लापता भी हैं? पुलिस कहती है कि 122 लोग गिरफ्तार हैं और इनके अलावा कोई भी पुलिस की हिरासत में नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 लापता किसानों की सूची दिल्ली सरकार को सौंपी है और पता लगाने के लिए कहा है। कल जो लिस्ट में हमको मिली 115 लोगों की जो तिहाड़ जेल में हैं, तो 29 लोगों की लिस्ट जो हमने दिल्ली सरकार को दी जो मिसिंग थे, तो रात हमने इसको टैली किया है, तो जो 29 लोगों की लिस्ट है उनमें से 11 लोग तो मिल गए हैं। अच्छा। वो तिहाड़ जेल में है, 9 हरियाणा से हैं और 2 पंजाब से हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की सूचना नहीं मिल रही है। हाँ, 18 जो अभी तक जानकारी है। अच्छा। जो हमने 5 नंबर जारी किए हैं उस पर फोन आएंगे, वो शाम को हम एनालिसिस करेंगे कि और कितने लोगों की कितने लोग और मिस हैं। देखिए, जो बिल्कुल एक जैसे सरकार ने अपने देश के लोगों के खिलाफ एक जंग जैसा माहौल बना लिया है। बुलंदशहर से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा ने रिपोर्ट भेजी है कि यहां से गाजीपुर के लिए किसानों की पदयात्रा निकली है। आप जानते हैं कि आंदोलन में पानी की सप्लाई काट दी गई है। लोगों को पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। तो बुलंदशहर के किसान पानी भी लेकर गाजीपुर की तरफ चले हैं। 36 गांवों का पानी लेकर किसान निकले हैं। मतलब 36 बिरादरी के गांवों का पानी जा रहा है। संदेश है कि यह किसी एक जाति का आंदोलन नहीं है, सभी जाति के किसानों का आंदोलन है, बल्कि किसानों का आंदोलन है,
सर पर मटका और हाथ में तिरंगा लिए इन किसानों की पदयात्रा 95 किलोमीटर की दूरी तय कर गाजीपुर पहुंचेगी। किसान नेता मांगेराम त्यागी की अगुवाई में किसानों का दल आज रवाना हुआ। मनीष ने बताया कि 1,500 से 2,000 किसान पैदल गाजीपुर की तरफ निकले हैं। 36 गांवों से और 36 जातियों का, 36 कुओं का, 36 नलों का पानी लेकर हम जो है टिकैत साहब के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां की निर्दयी सरकार ने पानी बंद कर दिया था उनको। तो यहां से हम लोग पदयात्रा के रूप में चल रहे हैं और यहां से पदयात्रा करते हुए पानी का आपने कलश देखा होगा, तो पानी लेकर हम लोग जा रहे हैं और सरकार को ये दिखाना चाहते हैं। इसमें 36 जातियों के लोग हैं, त्यागी हैं, ब्राह्मण हैं, जाट हैं, ठाकुर हैं, राजपूत हैं और मोमडन्स हैं, वाल्मीकि भी हैं, इसमें जाटव भी है, दलित समाज है, सब लोग हमारे साथ है इस वक्त। पिछले दिनों खबर आई थी कि सीतापुर के प्रशासन ने किसानों को नोटिस दिया है कि क्यों ना शांति भंग करने की आशंका में उनसे 10 लाख तक के बॉन्ड भराए जाएं। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। यूपी सरकार ने अदालत को बताया है कि 162 किसानों को नोटिस जारी किए गए थे, जो अब रद्द किए जा रहे हैं। जो घटना हुई थी गंगापुर सिटी में वसुंधरा कॉलोनी में, राजस्थान के करौली में भी पंचायत हुई। रानौली गांव में हुई पंचायत में महिलाओं ने भी भाषण दिया। यहां मंच पर केवल किसानों को जगह दी जा रही है। राजनेता से लेकर दूसरे सभी आ सकते हैं, मगर उनसे नीचे जाजम पर बैठने को कहा जा रहा है। करौली की सभा को राजेश्वरी मीणा और विमला जी ने भी संबोधित किया है। राम सहाय मीणा नाम के एक किसान ने किसान आंदोलन को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। राजस्थान के कई जिलों में महापंचायतें होने वाली हैं। 21 बच्चे जो हिरासत में ले लिए थे, उनको छुड़ाने के लिए 21 महिलाएं मेरे आह्वान पर उतरी मोड़ तक गई। बीच में कई गोले आए, लेकिन क्या हुआ कि बीच में कई बच्चों ने शीशे से बने हुए मकानों पर पत्थर फेंके थे। रविश रंजन ने गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ किसानों से बात की। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से ग्रामीण समाज का भाईचारा टूट गया था। रविश जानना चाहते हैं कि क्या भाईचारे की भी वापसी हो रही है। After walking out, coming out and disturbing, they themselves they were demanding that there should be question over, and government has agreed, and government question over is going on. एक तरफ नेताओं के बीच कृषि कानून पर संसद में चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में जगह जगह पंचायत हो रही है। इन सब के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान आ रहे हैं और सरकार के अगले दांव का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ किसान आंदोलन पर नेता राजनीति का चौसड़ खेल रहे हैं और दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर ये किसानों का चौसड़ चल रहा है। ये आप देखिए कि इस चौसड़ के खेल में क्या किसान बाजी मारेगा या सरकार बाजी मारेगी, इस पर कहना मुश्किल है। किसकी जीत होगी? देखेंगे, इसी में देखेंगे क्यों होगी। जीत होगी किसानों की, किसानों की जीत। अच्छा, हाँ, किसानों की जीत होगी, इसमें सरकार की जीत नहीं होगी। उधर राकेश टिकैत के पक्ष में हो रही पंचायतें लगातार किसानों को एकजुट कर रही हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त जिन पंचायतों ने किसानों को बांटा था, अब हो रही पंचायतें सौबीर सिंह, कमरुद्दीन और प्रगट सिंह जैसे लोगों को जोड़ रही हैं। किसानों का कहना है कि पंचायतों से राजनीतिक दलों में बटा किसान एक हो रहा है। अगर आपका यही सवाल है कि हिंदू मुस्लिम, हम तो कहेंगे इन्होंने कराया था। अगर हमारे भाईचारे में कोई फासला आया भी था, अब हमारा बिल्कुल दूर हो गया। जो मुजफ्फरनगर आप दंगा बता रहे हैं, इससे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये मीडिया ने थोड़ा सा, जो गोदी मीडिया है ना, उन लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, लेकिन हम पर आपस में भाईचारे में अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और ना आगे पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान में पहले से भाई भाई रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन क्या राकेश टिकैत के पक्ष में केवल जाट ही पंचायत कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने अलग अलग किसानों से बात करने की कोशिश की। पंचायतों में जो किसान को एक किया जाता है और उसे समझाया जाता है कि ये इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, ये समस्याएं किसान के साथ में आ रही हैं, तो उसके लिए पूरे देश के दौरा करके हमारे नेताओं को, किसानों को एक किया जाता है।
और जिस दिन ऐलान होता है कि उस दिन हम सब एक जगह इकट्ठे होंगे, वो सारे किसान पूरे देश के इकट्ठा हो जाते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि किसान का बच्चा खुशहाल रहे, ये नहीं चाहते हैं कि किसान का परिवार खुशहाल रहे। ये किसान के खेतों को लेना चाहते हैं, किसान के पानी को लेना चाहते हैं, ये किसान का मालिकाना हक छीनना चाहते हैं। और ये मालिकाना हक को हमारा मालिकाना हक इस सरकार के पास न चला जाए, उसी की लड़ाई है। हम अपने किसान मालिकाना हक मांग रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार किसानों को रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पंचायतों में उमड़ रही भीड़ ये दिखा रही है कि ये पंचायतें किसान आंदोलन को एक नई ताकत दे रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर से राहुल और एन रवि के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। किसान आंदोलन का 72वां दिन है। ट्विटर पर धारणाओं की लड़ाई और गोदी मीडिया के हमले के बाद भी यह आंदोलन हर दिन एक नया मोड़ ले लेता है, 2 कदम आगे चल देता है। बाकी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीन ट्रायल के प्रतिभागी दीपक मरावी की मौत के मामले में 2 महीने बीतने के बाद भी विसरा रिपोर्ट क्यों नहीं आई? मंगलवार को हमने यह खबर दिखाई तो सरकार हरकत में आई। हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी की रिपोर्ट आप देखिए, वो एक्सक्लूसिव कॉपी लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट से और भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल में दीपक मरावी की मौत के 2 महीने बाद आखिरकार एनडीटीवी को उनकी विसरा रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट में 2 बातें कही गई हैं, इथाइल अल्कोहल और ओमेप्रोजोल की मात्रा। डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव राज्य सरकार की उस कमेटी के मुखिया थे जिन्होंने दीपक मरावी की मौत के मामले में प्रोटोकॉल के पालन की जांच की थी। वो फार्माकोलॉजी यानी औषध विज्ञान के प्रोफेसर भी हैं, लिहाजा इथाइल अल्कोहल के साथ ओमेप्रोजोल की गुत्थी सुलझाने हम उनके पास पहुंचे। ये जहर बना सकता है क्या? नहीं, ये जहर नहीं बनाता, और अगर विद इन थेरेप्यूटिक डोज लिया जाता है ओमेप्रोजोल तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अब सवाल ये था कि क्या दीपक ने शराब पी थी? परिवार की माने तो जवाब है नहीं। आप ये कह रहे हैं वो शराब पीते नहीं थे? नहीं, पैसे ही नहीं थे, ना कहीं जाते थे, काम पर जाते थे, तो वहाँ जाना बंद कर दिया था उन्होंने। हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे 1 जनवरी को डीएसएमबी सदस्यों के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट साझा की गई, जिसमें एक सदस्य ने इसे संभवतः आत्महत्या बताया था। लेकिन क्या पुलिस विसरा और पोस्टमार्टम के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंच सकती है? आखिरकार अगर मामला आत्महत्या का है तो ये तय तो पुलिस ही करेगी, क्योंकि पोस्टमार्टम में किसी बाहरी चोट का जिक्र नहीं है जो अमूमन आत्महत्या से लग सकती है। पुलिस फिलहाल सवाल ही पूछ रही है। वन थिंग इज वेरी क्लियर कि वो एफएसएल रिपोर्ट में हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन एक बात एफएसएल रिपोर्ट में आई है, इथाइल अल्कोहल और ओमेप्रोजोल की मात्रा के बारे में। हम मेडिको लीगल सेल और एफएसएल से पूछ रहे हैं कि ये मिश्रण जहरीला कैसे हो सकता है जिससे किसी की मौत हो जाए। हमें एफएसएल रिपोर्ट मिल गई है, हम जाँच कर रहे हैं। हाउ इट लेड टू द इंडिविजुअल्स डेथ। एक बात और है, अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि उन्हें दीपक के शराब पीने के बारे में जानकारी नहीं है, न ही किसी पूर्व मेडिकल हिस्ट्री की। जानकार कहते हैं विसरा रिपोर्ट के बाद और भी जरूरी हो जाता है कि मामले की पुख्ता जांच हो, ताकि हर संशय का जवाब और परिवार को इंसाफ मिल सके। आखिरकार अस्पताल का भी कहना था कि वो 7 दिनों तक पूरी खोज खबर रख रहे थे, तो अगर दीपक ने कोई दवा ली थी तो अस्पताल को जानकारी क्यों नहीं मिली? हमने बार बार दोहराया है कि हमें नहीं पता कि मौत की वजह वैक्सीन है या कुछ और, हम ये बता भी नहीं सकते। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के इस बड़े मामले की गुत्थी इतना तो तय है कि उलझी हुई है, केंद्र सरकार को इसे सुलझाना है। विसरा रिपोर्ट के बाद हमने केंद्र, कंपनी दोनों से ईमेल के जरिए संपर्क किया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।